बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान की महरूमिया और 18वीं तरमीम के मामले पर इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस में सरदार अख्तर मेंगल मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ गए, जबकि JUIFA ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजल रहमान और सरदार अख्तर मेंगल कुछ देर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कुछ देर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बलूचिस्तान की महरूमिया और 18वीं तरमीम के मामले पर इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में सरदार अख्तर मेंगल मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ गए। JUIFA ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजल रहमान और सरदार अख्तर मेंगल कुछ ही देर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होने का मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों का मामला FBR को भेजने के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकला ने नजर-ए-सानी दरख्वास्त पर मुशावरत शुरू कर दी है। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी FBR की तहकीकात के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताते चलें, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होने का यह मामला है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों का मामला FBR को भेजने के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर की जाएगी, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकला ने नजर-ए-सानी दरख्वास्त पर मुशावरत भी शुरू कर दी है। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी FBR की तहकीकात के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी केस पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी वाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा। देखिए, आज अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। बड़ी लंबी देर तक दलाइल देते रहे दोनों फ्रीकैन, और जब अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद जवाब दिया गया। मखदूम अली खान जो कि शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील हैं, और उन्होंने ये कहा कि चीनी केस कारोबारी अफराद के बुनियादी आईनी हकूक का मुकदमा है और इससे मुतल्लिका काबीना है, और मुआविन खसूसी ने क्या कोई अलग फैसला किया है। ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया तो उस पर बताया गया कि काबीना का अलग और मुआविन खसूसी का फैसला अलग है, जिस पर यह भी बताया गया कि शहजाद अकबर को जिम्मेदारी दी गई कि वो कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद कराएंगे। तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से यह इस्तफसार किया कि क्या काबीना अपने इख्तियारात किसी को दे सकती है। इस हवाले से अदालत ने मुसाफिर कमीशन के हवाले से एक फैसला दिया था, उससे मुताल्लिक अदालत ने इस्तफसार किया। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत को एडवाइस देता हूं कि इस पर नजरसानी कर ले। अब दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अब पहले मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा, जो उसके बाद तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। तो शाम क्या नहीं, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वफाकी बजट देखकर लगता है कि जैसे कोरोना कोई मसला ही नहीं। सिंध के 229 अरब रुपए काट लिए गए। मुश्किल वक्त में सिंध का बजट अवाम दोस्त है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पूरा NFC अवार्ड दिया जाए। अगर हम अपने हुकूक के लिए बाहर निकले तो कोई नहीं संभाल सकता। विफाक को सिंध के 3 अस्पताल नहीं छीनने देंगे। अगर उन्होंने जजेस की जासूसी के मामले पर JIT बनाने का भी मुतालबा किया है। बजट पेश किया गया वो ऐसे बजट है जैसे कोरोना कोई खास मसला ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की अवाम को इसका कोई खास खतरा नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हर सूबा के लिए एक हेल्थ पैकेज दिया जाता, एक कोविड पैकेज दिया जाता, ताकि उनके सेहत के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वो सपोर्ट मिलता। आपका जो 70 बिलियन रुपीस कोविड के लिए इस्तेमाल होना था, सेहत के फैसिलिटीज में इजाफा करने के लिए, आपके डॉक्टर्स और नर्सेस को फैसिलिटेट करने के लिए, वो पैसा उनके MNAs के कॉन्स्टिट्यूएंसी का सड़क बनाने के लिए, ये जो पैसा है वो इस काम में लगाया गया।
जब आप कह रहे हो कि सूबाई हुकूमतें मुकाबला करें, जब आप कह रहे हो कि हम अपना सूबाई बजट को इस्तेमाल करें, हम अपना सालाना सेहत का बजट से ग्लोबल वबा का मुकाबला करें, ऊपर से हम उस बजट में आप 229 बिलियन रुपीस कम देते हो। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है, इंशाअल्लाह ताला सब दुआ गो है, बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो ऑल पार्टीज का हमारा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, जिस पे हम NFC अवार्ड भी डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर एक पूरा ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आपके सामने आएगा। अगर जज के ऊपर रेफरेंस बन सकता है तो फिर जो फैज़ ईसा साहब ने इंफॉर्मेशन लेकर आया है दूसरों के हवाले से वज़ीरों का, उस पे भी JIT बने। और जो सबसे संगीन बात है, जो स्पाइंग ऑन जजेस पे बहस सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे भी चले हैं, ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को JIT बनाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमती खौफ के बाइस लोग छुप कर मैयतें दफनाने पर मजबूर हैं। हालिया बजट में सियासी क़यादत, ताजरों और मजदूर रहनुमाओं से मुशावरत नहीं की गई। 22 महीने मुकम्मल होने को हैं मगर अब भी हुकूमत डगमगा रही है। हुकूमत और इत्तेहादियों में फासले बढ़ रहे हैं। गुज़श्ते दिनों रात के वक़्त एक मैयत के साथ लाहौर के एक कब्रिस्तान में गया और मुझे हैरानगी हुई कि उस कब्रिस्तान में कई जगहों पर छोटे छोटे ग्रुपों में लोग मौजूद थे। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, बताया गया कि ये अपने अपने प्यारों को दफनाने के लिए मौजूद है रात के अंधेरे में। और उनमें से अक्सर कोरोना वायरस के मुतासिरीन थे, लेकिन हुकूमत ने इतना खौफ फैलाया है कि लोग बीमार भी हो जाए तो टेस्ट के लिए तैयार नहीं होते हैं, टेस्ट पॉजिटिव हो जाए फिर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कि हुकूमत ने लाशों के हवाले से जो गलत पॉलिसी इख्तियार की और जिसकी वजह से लाशों की बेहुरमती की और जिसके दौरान वालिदैन बच्चों को अपने वालिदैन की लाश लेने से उन्होंने महरूम रखा, उसकी वजह अब आज आप देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। खामोशी के साथ लोग कब्रिस्तानों में अपने लोगों को दफना रहे हैं ताकि उस प्रोटोकॉल से हम बच जाए जो खुद हुकूमत ने मुकर्रर किया है। वज़ीर आज़म ने जाहिद नसरुल्लाह खान की बतौर सफ़ीर कंबोडिया तैनाती की समरी मुस्तरद कर दी है। जाहिद नसरुल्लाह खान इस वक्त पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर हैं। नई दिल्ली में तैनात सैयद हैदर शाह को नेपाल में पाकिस्तान का नया सफ़ीर नामजद कर दिया गया। नेपाल में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मजहर जावेद को साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का नया हाई कमिश्नर तैनात कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, तैनाती की समरी मुस्तरद की गई है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जाहिद नसरुल्लाह खान जो कि अपनी खिदमात और सफीर अफगानिस्तान में सर अंजाम दे रहे थे, उनको कंबोडिया भिजवाए जाने के हवाले से उनकी समरी जो थी वो भिजवाई गई थी, जो कि वज़ीर आज़म की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। अब वो अफगानिस्तान में ही अपना जो टन्योर है पूरा करेंगे और अगस्त में वो जो है वो उनका टन्योर मुकम्मल हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है, ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ारत खारजा ने कंबोडिया में बतौर सफीर तैनाती की दरख्वास्त उनकी बाकायदा तौर पर की थी और कंबोडिया भेज जाने का मकसद उनकी सीनियर तरीन जो एक तजर्बा था उस हवाले से एक सीनियर तरीन अफसर को जो है वो साइडलाइन भी करना था। ये एक मकसद था। दूसरी जानिब नई दिल्ली में तैनात सैयद हैदर शाह को नेपाल में पाकिस्तान का नया सफीर नामजद कर दिया है। इसके अलावा सैयद हैदर शाह इस वक्त नई दिल्ली में पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर हैं। इसी तरह नेपाल में तैनात पाकिस्तानी सफीर मजहर जावेद को साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का नया हाई कमिश्नर तैनात कर दिया गया, जबकि मोहम्मद हसन इंडोनेशिया में नए सफीर नामजद कर दिए गए हैं। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे जानिब बैरून मुल्क हेलीकॉप्टर्स के पुरजाजात के नाम पर मोबाइल स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। रावलपिंडी एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने करोड़ों रुपए की मालियत के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। मुलजिम अब्दुल रज़ाक हेलीकॉप्टर्स के पुरजाजात की आड़ में मुबैना तौर पर कस्टम हुकाम की मिली भगत से मोबाइल फोन पाकिस्तान लाता रहा। मुलजिम से जब्त होने वाले मोबाइल फोन की मालियत 35 करोड़ से जायद है। कस्टम हुकाम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताएगा तफसीलात।
जी बिल्कुल, ये बैरून मुल्क हेलीकॉप्टर के पुर्जाजात के नाम पर मोबाइल फोन स्मगलिंग करने के धंधे का इंकशाफ हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम ने जब्त कर लिए हैं। मुलजम ने दुबई से आने वाली परवाज के 612 के जरिए स्मार्टफोन पाकिस्तान लाए, जिनकी मालियत 35 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। और ये मुलजम काफी सालों से मोबाइल फोन लाता रहा और मुल्की खजाने को नुकसान भी पहुंचाता रहा। और ये 2007 से इनका धंधा है, जो NGO के नाम पर हेलीकॉप्टर के पुर्जाजात के नाम पर ये स्मगलिंग की जा रही थी। और 13 साल हो गए हैं इस मकरू धंधे को करते हुए, और कस्टम हुकाम इस सारे मामले से लाइम रहा। और इस वक्त कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से 2007 से लेकर अब तक जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैनात होने वाले कस्टम हुकाम है, उनकी भी छानबीन का फैसला कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लगा लॉकडाउन बस नाम का है। लाहौर के इलाके कला गुजर सिंह अब्दुल करीम रोड के रिहायशी लॉकडाउन के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस एहलकार नाके से बाहर जाने के पैसे वसूल कर रहे हैं। इसी वाले से मजीद जानेंगे, हमारी नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफा, क्या कहना है यहाँ पर बसने वालों का? बिल्कुल, लाहौर के बहुत से हिस्से स्मार्ट लॉकडाउन का शिकार हैं। शहरी बहुत परेशान हैं, उनको गुजरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त एक मैं सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर, जैसे कि आप जानते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं अपने खाना खुराक ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर ये वो एरिया है किला गुजर सिंह का एबट रोड का, जहाँ पर ये सारा हिस्सा सील है। अच्छा, आप ये बताएं कितनी मुश्किल हो रही है आपको? जी बहुत मुश्किल हमें हो रही है इस लॉकडाउन की वजह से। ना हमें आने जाने दिया जा रहा है, ना कोई मेडिसिन लेने दिया जा रहा है, ना कोई हॉस्पिटल वगैरह के सिलसिले में पैसे ले रहे हैं ना, पैसे लेके तो अंदर आने, जिसके पास पैसे नहीं है वो 1-2 घंटा धूप में खज्जल होता है। अगर उसकी जेब में टूटा हुआ 100 रुपया है तो वो 100 रुपया उसको देगा, वो साइड से थोड़ी सी जगह देगा, आओ जी निकल जाओ, फटाफट पीछे ना मुड़ के फटाफट ना जा। पुलिस वाले जो हैं वो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। उनको अगर कहते हैं क्योंकि मेडिसिन लेने जानी है, ज़रूरी है, वालदा को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ये लोग लिहाज नहीं करते। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा इनको। इनका ये भी कहना है कि यहाँ से गुजरते हुए सबसे पहले इन्होंने नाके पे पैसे इनको देने पड़ते हैं। कभी कभार इनको 100 रुपया देना पड़ता है, कभी कभार 200 देना पड़ता है। दूध वाली गाड़ी यहाँ पर आती है तो उसको लस्सी देना पड़ती है, दूध देना पड़ता है, फिर उनको आने जाने की इजाज़त दी जाती है। उनका ये कहना है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन है, अगर ये लॉकडाउन है तो फिर ये पैसे और कोई ना कोई चीज़ देने के ठीक है अफीफा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए कराची के हसास इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है। 24 न्यूज़ की टीमें मुतलका इलाकों में पहुंची तो दुकानें तो बंद दिखाई दी, लेकिन ना एहतियाती तदाबीर नजर आई और ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारे। इसी पर देखिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट। हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन तो लगा दिया, हसास यूसीज में मार्केटें और दुकानें बंद करवा दी। 24 न्यूज़ की टीमों ने मॉडल कॉलोनी, मिल्लत टाउन, कायदाबाद, कोरंगी, कयूमाबाद और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां मार्केटें तो बंद दिखाई दी लेकिन एहतियात नहीं नजर आई। मलीर के इलाके मिल्लत टाउन में कोरोना वायरस के 10 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन शहरी बगैर मास्क के आमदोरफ्त करते दिखाई दिए। यही सूरत हाल कोरंगी और कयूमाबाद में भी रही। शहरी बगैर मास्क के घरों से बाहर निकलते रहे और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कहीं दिखाई न दिए। जो मजबूर लोग हैं, जो जॉब पे जाने वाले हैं, वो गए हैं। बाकी आप देखें माशाल्लाह से पूरा लॉकडाउन अच्छा चल रहा है। लोगों ने इस हिदायत पे अमल किया है इंशाल्लाह, और मजीद भी करेंगे इंशाल्लाह। शाम को 7 बजे आते हैं, बोलो दुकानें बंद करो, एक आवाज़ करके चले जाते हैं। इस तरह थोड़ी होगा, अगर मुकम्मल कुछ करें तब जाके काम बढ़ेगा ना। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि लॉकडाउन में हसास इलाकों में हर घर से सिर्फ एक शख्स को निकलने की इजाज़त होगी, वो भी मास्क और शनाख्ती कार्ड के हमरा। लेकिन मुतासरा इलाकों में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दी है। कैमरामैन सजाद रईस के साथ दानियल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर कोरोना केसेस 10,279 से तजावुज़ कर गए हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर्स G9-2, 3, G9 मरकज़, सेक्टर्स I-8, 3 और 4 समेत 10 से ज़ायद इलाकों को सील किया गया है। सदाम मांगट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सदाम मांगट, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की? आज बिल्कुल इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद जो है उसमें आए रोज़ जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, जिसके पेश नज़र सेक्टर I-8, 3 और मरकज़, इसके अलावा I-8-1 का कुछ हिस्सा है और इसी तरह सेक्टर G9
कराची कंपनी I-10-1 और I-10-2 को मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से सील किया गया है। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट नफीस अराई मौजूद हैं, अगर वो ये मनाजर आपको दिखा सकें। तो जिन सेक्टर्स को सील किया गया है, इनके तमाम जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर पाक रेंजर और वफाकी पुलिस की जो नफरी है वो उसको तैनात किया गया है और किसी भी गैर मुतलका शख्स को या गाड़ी को यहाँ से दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको भी यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ लोगों को जो है उनके घरों तक महदूद रखा गया, जबकि खाने पीने और राशन की जो दीगर अशिया हैं वो इंतज़ामिया की मावनत के साथ जो है वो मुख्तलिफ फाउंडेशन भी यहाँ पर पहुँचा रही हैं। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पर जो राशन है वो लेकर आ रहे हैं और मज़ीद जो इंतज़ामिया की जानिब से NIH की जो टीमें हैं वो मज़ीद टेस्ट यहाँ पर लोगों के किए जा रहे हैं जिन जिन इलाकों को। ठीक है सदाम मांगट, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। जद्दा से आने वाली परवाज़ के मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट नहीं किए गए। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बगैर कोरोना टेस्ट घरों को भेज दिया गया, जबकि दुबई से आने वाली परवाज़ के कोरोना टेस्ट लिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान, बताइएगा, कुछ मुसाफिरों के टेस्ट किए जा रहे हैं मगर कुछ के नहीं किए जा रहे, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त देने के बाद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरों की अब कोरोना के नमूने हासिल करना बंद कर दिए गए हैं और आज 2 परवाज़ें जो आई हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, एक दुबई से परवाज़ जबकि दूसरी सऊदी अरब के शहर जद्दा से परवाज़ आई थी। जो दुबई से आने वाली परवाज़ थी उसके जो मुसाफिर थे 250 से ज़ायद मुसाफिर, उनके तो कोरोना टेस्ट किए गए, लेकिन जो SOP है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कि तमाम मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट एयरपोर्ट पर लेना लाजिम है। ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल बहरान से गुजरात के शहरी परेशान हाल हैं। जिला के तमाम 210 पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, गुजरात में आज भी पेट्रोल न्याब होकर रह गया। ज़िला भर में तकरीबन 210 के करीब जो है वो पंप तो लगाए गए हैं, लेकिन किसी भी पंप से जो है वो पेट्रोल नहीं मिल रहा है। शहरियों के साथ मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि 20 से 21 रोज़ हो गए हैं लेकिन किसी भी पंप पर जो है वो तेल मौजूद नहीं है। अगर मसाफाती इलाकों के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो खुला जो तेल है वहाँ पर वो मिल रहा है और उसका रेट जो है वो 140 और 150 रुपये के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि शहरी पेट्रोल ख़रीदने पर जो है वो मजबूर हैं। अगर पंप मालकान के हवाले से अगर बात की जाए तो पंप मालकान का ये कहना था कि हमें पेट्रोल मिल ही नहीं रहा तो हम किस तरह जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन कमर आपको दिखा सके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पंप है और इस पंप पर भी तेल जो है वो मौजूद नहीं है और 20 दिन से यहाँ पर जो है वो पेट्रोल मौजूद नहीं है। और जब हमारी पंप मालकान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 75 के हिसाब से जो है वो हुकूमत ने रेट तो निकाल दिया है, लेकिन डिपो मालकान जो है वो हमें 85 रुपये के हिसाब से तेल दे रहे हैं और हम बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। जिला खैरपुर के इलाके को डीजी में टिड्डी दल ने फसलों का सफाया कर दिया है। फसलें तबाह होने से काश्तकारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। काश्तकार परेशान है, रिवायती तरीके से टिड्डी दल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं मगर तमाम कोशिशें बेसूद साबित हो रही हैं। जिला खैरपुर का इलाका है कोट डीजी, जहां पर टिड्डी दल ने फसलों को सफाया कर दिया है। फसलें तबाह होने से काश्तकारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजर भी आप देख सकते हैं जिला खैरपुर से, जहां पर कोट डीजी में टिड्डी दल ने फसलों का सफाया कर दिया है। फसलें तबाह होने से काश्तकारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुल्क भर की तरह कामुकी में भी टिड्डी दल ने यलगार कर दी है। बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई हैं। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे और दीगर हरबे आजमाने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शेख अब्दुल रशीद हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रशीद, बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कामों के ज़रिए इलाकों में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है, जिससे काश्त की जाने वाली फसलें तबाह होकर रह गई हैं। तबाह होने वाली फसलों में जवार, मकई और दीगर कई फसलें शामिल हैं। इसके अलावा जानवरों के लिए जो चारा काश्त किया जाता था वो भी तबाह होकर रह गया। काश्तकार इंतहाई परेशान हैं। आइए काश्तकार से पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो हुकूमत से क्या चाहते हैं। जी, टिड्डी दल ने साड़ियाँ फसलें खराब कर दी ने, बहुत परेशान है। हुकूमत अगे साड़ी अपील है कोई साड़ी मदद करे।
कि जिस तरह के आपने सुना काश्तकार भी कह रहे हैं कि हुकूमत से मुतालबा करना है कि वो उनकी मदद करे। अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो ना दी तो इंसानी खुराक और जानवरों की खुराक में कमी का अंदेशा है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद, आपने अपडेट किया। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण इतवार 21 जून को होगा, जो कि पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि सूरज ग्रहण को देखने से गुरेज करें। सूरज की शुआएं आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। याद रहे कि कल साल का तवील तरीन दिन होगा। माहिर फल्कियात ने सूरज ग्रहण के इंसानी जिंदगियों पर मनफी असरात भी बताए हैं। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। सादिया, बताइएगा सूरज ग्रहण का दौरानिया क्या होगा और इसके ज़मीनी असरात क्या होंगे? जी हाँ, 21 जून साल का लंबा तरीन दिन होता है और कल बरोज़ इतवार 21 जून सूरज ग्रहण लगेगा, जो कि पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक में भी देखा जाएगा। उसके हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ माहिर फल्कियात हैं अजीम साहब, उनसे जान लेते हैं कि वजूहत क्या हैं कि सूरज ग्रहण लगता है और इसके क्या वाकई कुछ मनफी असरात हैं। और रिंग ऑफ फायर को कल के दिन के सूरज ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। किसी भी सन ग्लासेस के साथ, एक्सरे फिल्म के साथ कल की एहतियात करें, बिल्कुल ना देखें, जस्ट फॉर फन भी ना देखें। और ये इम्पोर्टेंट है और ये ख़तरनाक है, आंखों के लिए भी, बिनाई के लिए ख़तरनाक है और इससे एक स्पॉट बन जाता है। बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट ने इसको रिकमेंड किया है कि ना देखें इसको। जी हाँ, बिल्कुल। कल जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, सबसे पहले तो उसके बारे में ये है कि जितने भी हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने हैं। एक अहम चीज़ जो बताई जा रही है वो ये है कि सदक़ात ज़रूर दें। इन चीज़ों पर यकीन रखते हुए कि जी आप जो भी इसका इम्पैक्ट समझते हैं उसके सदक़ात दें, नमाज अदा करें। उसके साथ साथ कल के सूरज के हवाले से कहा यह जा रहा है कि इसको देखने की कोशिश नहीं करें। कल लगने वाले सूरज का दुरानिया तकरीबन 8:45 पे शुरू होगा, 2:35। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। दादू से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान गुलाम मुर्तज़ा की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान कोराई से। कामरान, बताएगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। 24 न्यूज़ की रवायत बरकरार रखते हुए आज हम एक शहीद फौजी गुलाम मुर्तज़ा काबूरों के गांव में मौजूद हैं। उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनके जो है वो क्या जज्बात हैं। आज उनकी 10वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। कौम के लिए मेरे बेटे ने कुर्बानी की, बहुत याद आती है और इस शहादत की वजह से हमारे गांव के लोग काफ़ी फ़ौज में भर्ती हुए हैं और अब हमारा गांव जैसे कोई फौजी बन चुका है। जी बिल्कुल, आज भी ये इनकी जब बरसी होती है शहीद की तो अश्कबार होते हैं। इनके वालिद साहब का यही कहना है कि जब ये हमारे नौजवान शहीद हुए तो हमारे इस गांव के जो नौजवान हैं उनके हौसले बुलंद हुए और उन्होंने भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया जा सका। शाह फैसल में चोर चंद मिनटों में मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया जा सका। शाह फैसल में चोर चंद मिनटों में मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। इस वारदात की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। हैदराबाद में शदीद गर्मी के दौरान भी बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग से शहरियों का जीना अजीरन हो गया है। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हैदराबाद में शदीद गर्मी के दौरान भी जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें कमी नहीं आ सकी है। शहरी इलाकों में तकरीबन 8 घंटे और देही इलाकों में तकरीबन 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। पक्का किला, फरीदाबाद, गोल बिल्डिंग, गाड़ी खाता समेत जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर कई घंटे बिजली फाल्ट के नाम पर भी बंद की जा रही है और जो शहरी हैं वो शदीद अजियत से दो चार हैं। जबकि जो हैज़ को हुक्काम है वो मुसलसल यही दावा कर रहे हैं कि तमाम तर सिस्टम बहाल है और बिजली का कोई शॉर्टफॉल मौजूद नहीं है। तो लॉकडाउन में बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी बहुत कम हो रहा है और हफ्ते इतवार को बाजार मुकम्मल बंद होता है, लेकिन उसके बावजूद जो शहरी हैं उनको आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सखर में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे और दही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सूरत हाल जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ इमदाद बुज़दार से। इमदाद बुज़दार, अपडेट कीजिएगा। दीगर इलाकों की तरह सखर में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोग खासा परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं। सेपको हुक्काम का कहना है कि सखर में मजमूई तौर पर 47 फीडर हैं, जिनमें से 26 फीडर एक्सप्रेस हैं, जबकि दीगर जो 21 फीडर हैं उनको भी
एक्सप्रेस करने के लिए तैयारियां जारी हैं। मजमूई तौर पर शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और जो देहात के इलाके हैं यहाँ पर 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोड शेडिंग यहाँ से 6 से 8 घंटे हो रही है। बच्चों का जीना आराम हो गया। अभी लोड अपना कोरोना के करके घरों में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है। और कारोबारों का ये हाल है। हमारी डेंटल पेंटर कॉलोनी है आबाद में, वहाँ तकरीबन 14 से 12 घंटे जा रही है लाइट। तो जब बिजली नहीं होगी तो 4-5 दिन खुली है, वो भी कारोबार नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह सेप्को हुकाम का कहना है कि लोड मैनेजमेंट की जा रही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इमदाद, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।